नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव कुमार और प्रीवियस वीडियो में हमने लाइफ प्रोसेस के बारे में डिस्कस करा था क्लास 10th के 6th लेसन के बारे में। इस वीडियो में हम उसका नेक्स्ट लेसन जो बायो का ही एक पोर्शन है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एक एनिमल सिस्टम में या एक प्लांट सिस्टम में हेल्प करती हैं। तो बेसिकली शुरुआत जो होगी लेसन की वो जनरली थोड़े थोड़े एग्जांपल देके करी गई है एनसीईआरटी में। जैसे कि आप लोगों ने अगर एनसीईआरटी पढ़ी है तो उसमें देखा होगा कि उसमें मैं थोड़ा गेट सटा देता हूँ यहाँ से। हाँ, तो क्या होता है जनरली कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम क्या पढ़ते हैं कि ब्रेन कैसे काम करता है। अगर हम एनिमल सिस्टम की बात करेंगे तो और ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स कैसे काम करते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं, वॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं, और फिर रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, उसे कौन कंट्रोल करता है, सीएनएस क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, और भी बहुत तरीके के सिस्टम हैं जो कि इसमें इस क्लास में तो कन्वर्ट मतलब इसमें तो 10th क्लास में नहीं बताया। जैसे कि मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। एक ऑटोनॉमस होता है, उसके बारे में बता रखा होगा। एक लिम्बिक सिस्टम होता है जो कि हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। और तो ऐसे ही बहुत प्रकार के सिस्टम भी होते हैं जिनके बारे में हम डिस्कस बेसिकली नहीं करेंगे। हम इसमें मेजरली सीएनएस पे ही रुकेंगे। सीएनएस बोले तो स्पाइनल कॉर्ड प्लस ब्रेन, उसमें कौन कौन सी नर्व्स जो है वो ओरिजिनेट होती है। उसमें भी हम उनके नंबर पे नहीं जाएंगे, 34 35 जितने भी होते हैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उसके बारे में एनसीईआरटी के बारे में नहीं बता रखा। और डिफरेंट प्रकार के जैसे कि अपने वेगस नर्व वगैरह जो 11th 12th में मतलब वो पीएमटी वगैरह में पूछते हैं कि कहाँ से ओरिजिनेट होता है, क्या कंट्रोल करता है, तो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। हम बेसिकली जो एनसीईआरटी में बनाया है उस पर एक थोड़ा आउटलाइन या ब्रीफ लेंगे, जिससे आपको लेसन पढ़ने में अगर आप खुद सेल्फ सफिशिएंट अगर आप लेसन पढ़ेंगे तो आपको समझ में चीज़ें आ सकें। बेसिकली अगर मैं सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन बता भी दूं तो उससे क्या होगा कि आपको स्पून फीडिंग की आदत पड़ जाएगी। आप ये वीडियो देखोगे, इससे ज़्यादा और क्या ही करोगे। लेकिन आपको एनसीईआरटी पढ़ना भी ज़रूरी है। खुद से जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक आपकी खुद से पढ़ने की स्किल जो है वो डेवलप नहीं होगी। तो आपको मुश्किल चीज़ें लगेंगी, हर चीज़ें आसान भी आपको मुश्किल लगेंगी। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा इसमें शॉर्ट आउट करा है कि क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक, थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे देता हूँ इसके बारे में जो कि मैंने आउटलाइन यहाँ पे बना रखा है। तो टॉपिक्स क्या क्या कवर करेंगे हम नर्वस सिस्टम के बारे में मतलब थोड़ा डिस्कस करेंगे। नर्वस सिस्टम में हम देखेंगे कि जनरली एक न्यूरॉन जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें एक्सॉन क्या काम करते हैं, डेंड्राइट काम क्या करते हैं, और फिर उसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस क्या होते हैं, साइनेप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो 10th का एक बेसिकली ब्रीफ है तो उसमें एक स्ट्रक्चर बता रखा है, स्टार शेप स्ट्रक्चर बता रखा है। वैसे तो न्यूरॉन्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं, माइक्रोग्लियल कुछ सेल्स होते हैं। तो वो थोड़ा आगे का स्टेप है, हम उससे एस्ट्रोसाइट्स वगैरह होते हैं, स्टार शेप तरीके के दिखते हैं, जैसे स्टार फिश दिखती है ना, वैसे उसका कुछ स्ट्रक्चर होता है ना डेंड्राइट का। उसके बाद फिर एक्सॉन होता है, बीच वाली बॉडी उसमें है ना, फिर एंड टर्मिनल होता है उसका एक मतलब एक पूरे उसका न्यूरॉन का। फिर उसके बाद बीच में साइनेप्टिक फ्लूइड भरा पड़ा होता है जिसके थ्रू सिग्नल ट्रांसफ़र करता है एक न्यूरॉन टू दूसरे न्यूरॉन में। तो वो है थोड़ा बहुत बता रखा। तो मैं स्ट्रक्चर के बारे में भी बताऊँगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में देखेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन कैसे काम में आता है, रिफ्लेक्स एक्शन की ज़रूरत क्यों है, हमारे में रिफ्लेक्स एक्शन की ज़रूरत क्यों है। क्योंकि हम लोग थोड़ा उतना ज़्यादा हमारा ब्रेन जो है वो डेवलप है, लेकिन क्या होता है कि देरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी उस चीज़ की। अगर हम ब्रेन से पूछ के किसी चीज़ पे एक्ट करेंगे तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों में तो हमें सोच समझ के फैसले जो लेने होते हैं लाइफ में वो तो हम ब्रेन से लेते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें स्पॉन्टेनियस एक्शन चाहिए होता है, मतलब बहुत जल्दी हमें चाहिए। अगर हम उसमें ब्रेन से सोचने में बैठेंगे तब तो हो गया बेड़ा गर्क, तब तो बहुत टाइम लग गया, तब तक में ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, जैसे वही डू और डाई सिचुएशंस बेसिकली, जिसके लिए हार्मोन भी रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसके बारे में मैं बताऊंगा इसमें आगे। एड्रेनलिन वगैरह वाला पोर्शन होता है जो कि एड्रेनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है, जिसके दो पोर्शन होते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। वो थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे इसमें जब हम हार्मोन की तरफ थोड़ा मूव करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। ठीक, वो भी जनरली क्या होता है कि ब्रेन्स के थ्रू की उन हार्मोन का भी क्या होता है रेगुलेशन जो होता है वो देखने को मिलता है। एड्रेनल की बात नहीं कर रहा मैं, जनरली जो है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं उसमें मास्टर ग्लैंड्स वगैरह की ज़रूरत होती है, जैसे हाइपोथैलेमस के थ्रू वो रेगुलेशन जो है उस प्रोसेस का चलता है, ब्रेन को सिग्नल जाता है, उसके थ्रू वो चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या देखना है हमको रिफ्लेक्स एक्शन के बाद, जिसका स्पाइनल कॉर्ड मेजर काम करता है। उसके बाद हमें ह्यूमन ब्रेन के बारे में देखना है। तो ह्यूमन ब्रेन में क्या क्या पोर्शन होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिड ब्रेन, वो कैसे काम करता है उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। फिर सीएनएस को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या पोर्शन होता है ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का। स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व्स ओरिजिनेट होती है, ब्रेन से क्रेनियल नर्व्स ओरिजिनेट होती है। ठीक, तो मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ, शुरुआत करी जाए इस लेसन की। ठीक, तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड को थोड़ा हटा देते हैं हम पहले। हम सबसे पहले देखेंगे नर्वस सिस्टम में स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन कैसा होता है। देखो
आपने ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा, यहाँ से मान लो ओरिजिनेट हो रखा है ये ऐसे ऐसे। ये स्ट्रक्चर जो है ना जनरली इसकी जो है वो सिग्नल को शील्ड करता है, मतलब बचाता है ताकि वो लॉस ना हो जाए कहीं, ठीक है। फिर इसके बाद एंड में आप देखोगे कि यहाँ से ऐसी ऐसी चीज़ें ओरिजिनेट हो रखी होती है ना लास्ट पोर्शन में, जिसको हम क्या कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल एंड कहते हैं उसको प्रोसेस को। यहाँ पे भी क्या होता है, ये भी जो एस्ट्रोसाइट जैसे डेंड्राइट वगैरह कह सकते हैं इसको हम, है ना। इसमें बाकी एक न्यूक्लियस होता है, बाकी फिर इसमें एक गोल्जी अपरेटस जैसी कोई चीज़ होती है जिसका कुछ और नाम होता है, जिसको हम क्या कहते हैं नेज़ल ग्रेन्यूल कहते हैं। अब आप सोच रहे हो कि नेज़ल ग्रेन्यूल क्या होता है। जनरली क्या होता है ना कि जैसे किसी सेल में गोल्जी अपरेटस की ज़रूरत होती है ना, और डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स की ज़रूरत होती है। सेल ऑर्गेनल्स बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गया, लाइजोसोम्स हो गया, ये सब चीज़ें जो होती हैं उन्हें हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, ठीक है। ऑर्गन्स नहीं, सेल ऑर्गेनल्स, ठीक। तो क्या होता है, वैसे ही इसके अंदर गोल्जी अपरेटस की जगह पे क्या प्रेजेंट होता है, नेज़ल ग्रेन्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उसी को हम मतलब नेज़ल ग्रेन्यूल गोल्जी अपरेटस को डिनोट करता है, बाकी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक। और फिर ये पता ही आपको एक्सॉन है, फिर एक्सॉन हिलॉक है, फिर यहाँ पे नोड ऑफ एक और चीज़ होती है, छोड़ो उसके बारे में नहीं बताऊँगा, जो कि इसके सिग्नल्स जो जा रहा होता है उसको मतलब एक प्रोसेस होती है माइलिनेशन की, ठीक है। वो प्रोसेस को वो आगे कंटिन्यू करता है, लेकिन मेरा काम वो बताने का नहीं क्योंकि वो ज़्यादा हो जाएगा है। तो जनरली आपको इसका स्ट्रक्चर देखना है। स्ट्रक्चर में क्या होता है, नर्व का मतलब डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं, फिर एक्सॉन टर्मिनल होता है, उसके बाद आगे चल के एक और क्या होगा, ऐसे ही एक न्यूरॉन जो होगा वो जुड़ा पड़ा होगा, नर्व जुड़ा पड़ा होगा, और उन दोनों के बीच में क्या होता है कि साइनेप्स का फ्लूइड भरा पड़ा होता है, जो कि प्रोसेस को मतलब एक फ्लूइड मीडियम चाहिए होता है ना किसी भी सिग्नल को पास करने के लिए। जैसे आप जानते हो कि वही वाटर जो है बेस्ट है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, अगर उसमें सॉल्ट या कुछ आयंस प्रेजेंट हो, यानी कि डिस्टिल वाटर में करंट पास कर रहे हैं, ठीक है। डिस्टिल वाटर वो वाटर होता है जिसके अंदर कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं होते, तो उसमें करंट पास नहीं होगा, आयंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो साइनेप्स में भी क्या होगे कि साइनेप्टिक फ्लूइड के अंदर भी कुछ आयंस वगैरह होंगे, सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, है ना। तो वो सब क्या करते हैं, उनका इफ्लक्स और इनफ्लक्स चलता रहता है, मतलब बाहर जाते रहते हैं और अंदर आते रहते हैं, किसके, इसके एंड के पोर्शन में, ठीक है, जो साइनेप्टिक पोर्शन होता है इसका, ठीक। तो उसी के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बता रखा है। तो देखो अब क्या होता है ना कि इसी में से ऑरिजिनेट करते करते किसी और के इससे जाके जुड़ गई, है ना। ऐसे मैंने बना दिया स्ट्रक्चर, समझ जाना कि ये भी दूसरा क्या है, न्यूरॉन है। तो इसको जाके जुड़ गई, तो इससे जब ये जुड़ेगी तो फिर ये इसको भी कोई सिग्नल सेंड करेगी, है ना। मैं थोड़ा ढंग का दूसरा मार्कर यूज़ करता हूँ। तो क्या होगा कि इस यहाँ से भी इसको सिग्नल देगी, है ना। सिग्नल जब इसको देगी तो फिर ये सिग्नल के बाद ये क्या करेगा, ये अपना वर्क फंक्शन जो है वो स्टार्ट करेगा, है ना, वर्क स्टार्ट करेगा। फर्दर ये चीज़ें हमको पता चलेंगी कि कैसे काम चलेगा, ठीक। मैं इसको मिटा देता हूँ, स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन रिसेप्टर्स देख लिया जाएगा लेटर ऑन। तो अब जैसे कि यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत बता दिया आपको कि कैसे प्रोसेस चलेगी। देखो आपने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा कि एक होता है सेंसरी न्यूरॉन और एक क्या होता है, मोटर न्यूरॉन। साफ शायद नहीं आ रहा, नहीं मैं दूसरा मार्कर यूज़ करता हूँ भाई। सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन, ठीक। सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन होते हैं जो सिग्नल्स को क्या करते हैं, सिग्नल्स को सेंस करते हैं, ठीक है। जैसे हमने कुछ गर्म छुआ या कुछ ठंडा छुआ तो हमारे सिग्नल्स हैं, मतलब वो सेंस करा ना हमने, सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे पास, उससे हमने चीज़ों को सेंस करा, तो फिर उसके बिहाफ पे हमने कुछ फैसला लिया, ठीक है। तो बिहाफ पे जो फैसला लिया वो क्या, उसे क्या कहते हैं, जो हम फैसला लेते हैं, जो डिसीजन लेते हैं। डिसीजन लेने का मतलब यहाँ पे थिंकिंग कोई मैकेनिकली एक्टिविटी से है, ठीक है। मैकेनिकल एक्टिविटी मतलब हिलाना डुलाना कुछ भी ऐसा काम, मैकेनिकल एक्टिविटी, ठीक है, उसे हम क्या कह देंगे, मोटर न्यूरॉन वाला पोर्शन, ठीक है।
तो कोई चीज़ हमने टच करी, सेंस करा, उसके उसके मतलब उसके रिस्पॉन्स में हमने जो रिस्पॉन्ड किया उसे हम क्या कह देंगे, मोटर एक्टिविटी, ठीक है, जो कि मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू होती है। ठीक, कोई चीज़ हमें गर्म लगी तो हमने हाथ हटा लिया, लेकिन क्या होता है ना, गर्म लगी तो हाथ हटा लिया में क्या होता है ना कि हम स्पॉन्टेनियस होता है, जैसे ही कुछ गर्म हुआ ऐसे ही हाथ हटा लिया, है ना। तो उसमें क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड डिसीजन लेता है। स्पाइनल कॉर्ड जब डिसीजन लेता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, जो हमारी रिफ्लेक्सेस है, फुर्ती जिस चीज़ को कहते हैं हम, ठीक है, जो हमारी फुर्ती किसी चीज़ को अचानक से जज करने की, ठीक है, तो उसमें हमारे ब्रेन तक वो चीज़ें नहीं पहुँचती और उससे पहले ही क्या होता है कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड उस चीज़ को सेंस कर लेता है और हम रिफ्लेक्स के थ्रू उस चीज़ को कर पाते हैं, ठीक है बच्चों। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, या रिफ्लेक्स आर्क भी उसी को कहते हैं। और फिर क्या होता है कि हमारा ब्रेन जब हम रिफ्लेक्स परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसके बाद वो सिग्नल किसको देता है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू वो सिग्नल जनरेट होता है, फिर हमारे ब्रेन को पता चलता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक, अब देखो दो तरीके के सेंस, बेसिकली सेंस अगर हम बात करें तो कुछ रिसेप्टर्स भी होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स के बारे में बात करें हम तो सेंसरी रिसेप्टर्स में अगर हम बात करें तो जैसे स्मेल के भी होते हैं, टेस्ट के भी होते हैं, ठीक है, और कुछ भूख लगने पे भी होते हैं, क्या कहते हैं उसे, गस्टुड्यूसिन ऐसा कुछ नाम होता है उसका, गस्टुड्यूसिन करके भी कुछ है, वो भूख लगने पे पता चलता है, तब हम गस खाते हैं। ठीक, तो ऑल्फैक्टरी तो वो होते हैं जो किस चीज़ के लिए होते हैं, स्मेल के लिए होते होंगे, है ना, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स स्मेल के लिए होते हैं, ठीक है, और एक होता है गस्टेटरी, ये किस चीज़ के लिए होते हैं, टेस्ट के लिए होते हैं, कि कोई चीज़ स्वीट है, ठीक है, सॉर है, बिटर है, कैसी है, वो उससे कौन देखता है, उसको देखता है गस्टेटरी, ठीक है, गस्टेटरी रिसेप्टर्स। अब हम मूव करते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन क्या होते हैं और वॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं। इनवॉलेंट्री एक्शंस वो होते हैं जो कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते, छींक मारना हो गया, ठीक है, हमारे दिल का चलना हो गया, ठीक है, मैं वही दिल धड़कना, और क्या सेलिब्रेशन हो गया, किसी भी चीज़ को देख के जो मुंह में पानी आ जाता है वो भी इनवॉलेंट्री होता है। कोई ऐसा तो है नहीं कि मुंह में पानी का वाटर टैप चला देता है उसके बाद मुंह में पानी आता है, ऐसा तो होता नहीं है। तो वो सारे एक्शन जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसे हम क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शंस वो होते हैं जो कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, जिसका एग्जांपल हार्ट बीट नहीं है क्योंकि हम अपने दिल को नहीं कंट्रोल कर सकते, ठीक है। अगर हमारे हाथ में कंट्रोल करना होता तो फिर हम 72 की जगह 36 बीट्स पर मिनट काम करवाते, ठीक है, और कभी कभी ज़्यादा भी करवाते, जैसी ज़रूरत वैसा काम, ठीक। तो हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। जिस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते उसे इनवॉलेंट्री कहेंगे, जिस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं उसको वॉलेंट्री कहेंगे। तो इसमें ज़्यादा डीप में जाने का कोई फ़ायदा है नहीं क्योंकि मैं जाता हूँ, आपको पता है, जैसे ब्लड प्रेशर है उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं कर सकते। सेलिब्रेशन है उसको कंट्रोल हम नहीं कर सकते। तो ये सब किस में है, इनवॉलेंट्री में। जो कंट्रोल कर सकते हैं जैसे कि मोटर एक्टिविटीज़ जो हो गई हमारी, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। खाना खाने के बाद डाइजेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते भाई, है ना, तो वो इनवॉलेंट्री एक्शंस में जाते हैं, ठीक। फर्दर अब हम ह्यूमन ब्रेन्स के पोर्शंस के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन के ब्रेन के क्या क्या पोर्शन होता है, फोर ब्रेन क्या होता है, मिड ब्रेन क्या होता है, हिंड ब्रेन क्या होता है, ठीक। तो हम अब थोड़ा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो मेरे हिसाब से मैंने ये इनवॉलेंट्री वाला जो है वो डिस्कस कर लिया, ठीक। तो मैं इसको हटा देता हूँ, इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री वाला, ठीक। मोटर और सेंसरी के बारे में भी डिस्कस कर लिया। सेंसरी वो वाले न्यूरॉन होते हैं जो किसी चीज़ को सेंस करते हैं, मोटर वो होते हैं जो सेंस करने के बाद उस चीज़ के प्रति रिस्पॉन्स करते हैं या रिप्लाई करते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। ब्रेन की बात करें तो इसमें फोर ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया, हिंड ब्रेन हो गया, ठीक है। तो फोर ब्रेन क्या करता है, फोर ब्रेन वो पोर्शन होता है जो जनरली क्या करता है, एक तो देखो, एक तो खोपड़ी के बिल्कुल ये वाला पोर्शन, फोर ब्रेन इसको कहते हैं, ठीक है। मिड ब्रेन जो है बीच वाला हो गया, हिंड ब्रेन जो है पीछे वाला हो गया। अब ऐसे ही लोब्स भी होते हैं ब्रेन में, एक को कहते हैं टेम्पोरल लोब, एक को कहते हैं पैराइटल लोब, है ना। ऐसे ऐसे लोब्स में भी डिवाइडेड होता है हमारा ब्रेन, ठीक। उसके बाद दो ब्रेन को जोड़ने वाली एक वायर भी होती है जिसको कॉर्पस कैलोजम कहते हैं। उसके बाद ब्रेन जो है किसी चीज़ में प्रोटेक्शन के लिए डालते हैं तो हम उसको बोनी बॉक्स क्रेनियम कहते हैं, है ना। ब्रेन्स में कुछ कुछ मेनिंजिस भी बनी पड़ी होती है ना, जितनी ज़्यादा मेनिंजिस उतना ज़्यादा दिमागदार, ऐसा कुछ माना जाता है। अब सच है या नहीं हो तो पता नहीं। अब देखो
अगर हम फोर ब्रेन की बात करें तो फोर ब्रेन किस लिए होता है? हियरिंग के लिए, स्मेल के लिए। कौन सा साइट लिख दिया ये मैंने? साइट, देखने वाला साइट, ठीक है। थिंकिंग ऑर्डर के लिए, मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, मतलब किसी बंदे का अगर IQ ज़्यादा है तो हम क्या बोलेंगे, कौन सा पोर्शन उसमें ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर रहा है? फोर ब्रेन का वो पोर्शन जो है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर रहा है। फोर ब्रेन का पोर्शन भी क्या होगा उसमें? सेरिब्रम, है ना, जो सारे भ्रम तोड़ दे, है ना, इंसानों के, उसे हम क्या कहते हैं? सेरिब्रम। थिंकिंग स्किल्स इससे क्या होगी? ज़्यादा अच्छी होगी, थिंकिंग स्किल्स अच्छी होगी, है ना। फिर वो क्या कर पाएगा? हॉट्स को सॉल्व कर पाएगा, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएगा। IQ लेवल उसका अच्छा होगा, कॉज ऑफ IQ लेवल, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, है ना, ऐसे कुछ कहते हैं ना उसको। वैसे ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं होती। जो इंसान ज़्यादा कुछ सीखने की लगन रखता है उसी का बेड़ा पार होता है। क्योंकि क्या बोलूँ मैं, थोड़ा मिट्टी डालो इस चीज़ पे। उसके बाद अगर हम डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटीज़ पे देखें तो भाई जाहिर सी बात है कि जिसका IQ ज़्यादा अच्छा है, जिसकी थिंकिंग स्किल्स ज़्यादा अच्छी है, अगर जिनकी भी ये दो चीज़ें ज़्यादा अच्छी होगी, उसकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी तो अच्छी होगी ना भाई, है ना। बस काम ख़त्म। उसके बाद हंगर। अब देखो, कोई इंसान बहुत देर से बैठा पड़ा है, अगर उसे भूख लग जाती है तो भूख लगना भी तो एक, मतलब उसको लगा ना कि भाई मुझे भूख लगी, मेरे पेट खाली है, तो उसने सोचा ऐसे कि मुझे भूख लगी है, तो जाके खाना ठूसेगा, जाहिर सी बात है, फिर उसका पेट भर जाएगा। डाइजेशन भले ही ना हो, लेकिन हंगर करना या हंगर कंट्रोल करना वो तो हमारा सेरिब्रम ही करता है ना। कंट्रोल मतलब हम खुद को अगर कभी उपवास वगैरह रखते हैं तो भूखे तो हम अपनी मर्जी से ही रहते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि हम दौड़ जाते खाना खाने के लिए, मतलब हमारे ऊपर हमारा कंट्रोल होना, ठीक है, हमारी थिंकिंग पे हमारा कंट्रोल होना, ये सारी चीज़ें कौन देखता है? सेरिब्रम देखता है। और वो किसका पोर्शन है? फोर ब्रेन का, आगे वाले माथे का, चौड़ा माथा, ठीक। अब आगे मूव करते हैं मिड ब्रेन की तरफ। मिड ब्रेन वही खाली, देखो ये रहा फोर ब्रेन, ये रहा हमारा मिड ब्रेन, ठीक, और ये रहा हमारा पीछे वाला, कौन सा हिस्सा रहेगा ये, मतलब ये वाला हिस्सा जो रहेगा वो मिड ब्रेन रहेगा, और ये नीचे वाला जो हिस्सा रहेगा इसे हम क्या कह देंगे? हिंड ब्रेन कह देंगे। क्या कह देंगे? हिंड ब्रेन, ठीक। तो ये ऐसे काम करेगा, ठीक। अब देखो क्या होता है, जनरली हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन जो होता है ये इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करने के काम में आता है या नहीं आता? रेगुलेशन करता है उनका। जैसे कि वॉमिट आ गया किसी को, है ना, किसी को वॉमिट आ गया, किसी को ब्लड प्रेशर है, तो जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं वो जनरली कौन देखता है? मेडुला, जो कि एक पोर्शन होता है किसका? हिंड ब्रेन का, वो उसको देखता है, ठीक है। और ब्लड प्रेशर हो गया, है ना। अब हिंड ब्रेन का ही एक और पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं सेरिबेलम, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं हम? सेरिबेलम। तो सेरिबेलम क्या काम करता है? सेरिबेलम जो होता है कभी कभी क्या होता है ना कि इंसान घूमते फिरते ना टक जाता है, ठीक, ज़्यादा घूमने का मन हो गया उसका, घूमते घूमते उसको चक्कर आ गए, टक गया। तो जब चक्कर आ जाते हैं तो उसका जो है वो, जो ऐसे भी वो चल फिर रहा है, वो चीज़ें जो होती है वो हिंडर हो जाती हैं, ठीक है। तो और अगर वैसा ना हो, मतलब किसी इंसान के साथ चक्कर वक्कर ना आए और वो सीधा फिर भी नहीं चल पा रहा, तो उसका कौन सा पोर्शन डैमेज होगा? जनरल सी बात है, उसका कौन सा पोर्शन डैमेज होगा? ये डैमेज होने की हो सकते हैं चांसेस, कौन सा के? सेरिबेलम के, क्योंकि ये क्या करता है? मेंटेन करता है। क्या मेंटेन करता है? क्या मेंटेन करता है? बैलेंस को एंड पोस्चर ऑफ बॉडी। कैसे बैठा है बंदा, ढंग से बैठा भी है, नहीं बैठा है, गिर तो नहीं रहा कहीं से, है ना। तो उसको कौन मेंटेन करता है? सेरिबेलम। तो सेरिब्रम जो सारे भ्रम तोड़ देता है, थिंकिंग स्किल्स डेवलप करके हमारी, और सेरिबेलम क्या करता है? हमारी बॉडी के बैलेंस को, पोस्चर को मेंटेन करता है। कोई चीज़ अगर सीधी चल रही है तो सीधी ही चलनी चाहिए, साइकिल सीधी चलाते चलाते जाके हाईवे से उड़ा नहीं दी नीचे, है ना। तो ये सब चीज़ें सही से चला रहे, पता चला कि ट्रैफिक पुलिस वाले को जाके ठोक दिया, तो चीज़ों को कंट्रोल करके। अब जिन लोग हिलते रहते हैं या कभी कभी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिनमें लोगों की बॉडी हमेशा शिवरिंग जैसे करती रहती है, तो हम कह सकते हैं कि क्या पता उनमें थोड़ा बहुत इस चीज़ का भी इफेक्ट करता है, उनका सेरिबेलम वीक हो, उतना अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स ना कर पा रहा हो चीज़ों के प्रति, तभी उनके ना चाहते भी उनकी बॉडी हिल रही है, डिस्टर्बेंस से शिवरिंग जैसे उनको महसूस हो रहा है। वैसे अलग अलग प्रकार की भी बीमारियां होती हैं जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ होती हैं जिनमें ऐसा देखने को मिलता है। मतलब कह सकते हैं कि उनके कुछ आउट इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। ये वैसे तो बहुत सारी डिजीज़ हैं, मतलब
जो न्यूरोलॉजिकल बेस्ड डिजीज हैं जैसे कि पार्किंसन हो गया, अल्जाइमर हो गया, उसके बाद टाउ प्रोटीन्स वाला हो गया, काऊ में मैड काऊ डिजीज़ हो गया, तो बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं। और हमारे ब्रेन में ऐसे बहुत सारे पोर्शन हैं जो हमारी स्पीच, बोलने वाले को भी कंट्रोल करते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, थरथरा तो नहीं बोलते हुए, तो उसमें के भी एरियाज़ होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चले थे जिसमें लोग जो थे, कुछ लोगों की स्किल्स इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि वो लिखते बहुत अच्छा थे, कुछ लोग बोलते बहुत अच्छा थे। तो ब्रेन के ऐसे बहुत सारे पोर्शन होते हैं जो डाइवर्स काम करने के तौर पे काम आते हैं। ठीक, तो उसमें देखा जाता है कि ये पोर्शन जो है अगर किसी इंसान का लेफ्ट वाला पोर्शन बहुत अच्छा है तो उसका राइट वाला पोर्शन जो है ब्रेन का बहुत अच्छी तरीके से काम करता होगा, है ना। तो ब्रेन के वो हिस्से डेवलप होते हैं किसी भी चीज़ में। अब कोई क्या कहते हैं कि किसी के सेंस ऑर्गन, अगर एक सेंस ऑर्गन ढंग से काम नहीं करी तो उसका दूसरा सेंस ऑर्गन बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो रखा होता है। तो ये न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट्स के ऊपर भी मतलब स्टडीज़ वगैरह चलती है जिसमें देखते हैं कि अगर कोई चीज़ अगर इम्पेयर हो रखी है, ढंग से काम नहीं कर रही, तो दूसरी चीज़ों को देखा जाता है कि ब्रेन का ऐसा कौन सा एरिया है जो ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है या ऐसा कौन सा एरिया जो बेकार काम कर रहा है, मतलब ढंग से काम नहीं कर पा रहा, अपना धीरे धीरे फंक्शन थोड़ा थोड़ा उसका रिड्यूस होता हुआ दिख रहा है। तो बहुत सारी डिजीज़ हैं, डिजीज़ जो होती हैं वो प्रोटीन से बेस्ड भी हो सकती हैं कि ब्रेन में अगर कोई दिक्कत आ गई तो उसके पीछे कोई प्रोटीन भी काम हो सकता है कि वो प्रोटीन की सिंथेसिस ढंग से नहीं हो पा रही जिसकी ज़रूरत थी मेमोरी बनाने में, या जो सिनेप्सिस को देखा करता था। तो जनरली ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं हमें उसमें। ठीक, तो अब थोड़ा हो गया वो सेरिबेलम, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन, तो थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। ठीक, थोड़ा मैं हार्मोन्स के बारे में यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। देखो, इसका नाम आपने सुना होगा, ये एक चीज़ को कंट्रोल करता है, ठीक, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड। इसे कहा जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड और ये होता है मास्टर ग्लैंड। ठीक है, जनरली फिर ये किस में क्या क्या कंट्रोल करते हैं, हमारे ग्रोथ हार्मोन्स को रेगुलेशन में हेल्प करता है, हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है और इनके थ्रू उसका सिक्रेशन होता है फर्दर। ठीक है, बहुत प्रकार के हार्मोन होते हैं जैसे कि फिर इसी में, क्योंकि इसके भी पोर्शन होते हैं ना, पिट्यूटरी के भी दो पोर्शन होते हैं, एक होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस और एक होता है एडिनोहाइपोफाइसिस। अब इसमें से आप देखना, वैसे आपके काम का नहीं है, इसमें से जनरली एक पोर्शन जो होता है वो ब्रेन के थ्रू काम करता है और एक पोर्शन जो होता है वो बिना ब्रेन के काम कर रहा होता है, मतलब उसका सिक्रेशन जनरल प्रोसेस से चल रहा होता है। तो आप मुझे बताना कि इसमें से कौन सी चीज़ जो है वो स्पॉन्टेनियस है और कौन सी चीज़ें जो है ब्रेन के थ्रू काम कर रही हैं। ठीक, इसी में से किसी के एग्जाम्पल ऑक्सिन हो, सॉरी ऑक्सिन क्या कह रहा हूँ मैं, वो तो प्लांट हार्मोन हो गया, ऑक्सीटोसिन होता है, प्रोलैक्टिन होता है, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन होता है। ठीक है, और फिर क्या कहते हैं उसको, स्लीपिंग हार्मोन वगैरह भी इसी में से सिक्रेट होते हैं और कॉर्टिकोइड हार्मोन्स होते हैं। ठीक, तो वो सब बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी के थ्रू कंट्रोल होते हैं, तो वो सब देखना। बाकी एड्रेनल से भी होते हैं, एपिनेफ्रिन होता है, नॉरएपिनेफ्रिन होता है। एड्रेनल ग्लैंड क्या होता है, जनरली किडनी के ऊपर एक छोटा सा, आपने देखा होगा ना, मैं बता देता हूँ, किडनी हो गई ना, किडनी के ऊपर एक छोटा सा ऐसा एक पोर्शन बना पड़ा होता है। ठीक है, किडनी के ऊपर एक छोटा सा, ये किडनी आपकी बीन शेप बनाना चाहिए ना, मेरे को याद है, सॉरी, बीन शेप ऐसे बना रखा है, इसके ऊपर ये छोटा सा जो पोर्शन है ना, इसको हम कहते हैं क्या, एड्रेनल मेडुला। ठीक है, ये एड्रेनल ग्लैंड हम कहते हैं। ठीक, इससे ही क्या होता है कि एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन का सिक्रेशन होता है, जो कंट्रोल फियर एंड फाइट हार्मोन जिसको हम कहते हैं, फियर एंड फ्लाइट हार्मोन। ठीक, तो इसी के ऊपर से उन चीज़ों का जो है वो सिक्रेशन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इसकी बाकी लेयर होती है, फिर आगे चल के GFR लेयर होती है, इसमें जोना रेटिकुलर, जोना फेसिकुलेटा, जोना ऐसी, तो ये सब भी हार्मोन सिक्रेट करते हैं। इससे वैसे कुछ खास मतलब नहीं है, बस ये याद रखो, ये किडनी के ऊपर एक एड्रेनल ग्लैंड होता है ये। ठीक, हम मूव करते हैं आगे की तरफ। इसके बारे में बताऊंगा डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। बेच लो भाई, सारे सब कुछ बेच लो आज ही। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। देखो, ब्रेन के बारे में बताता हूँ। ये हो गया एक पोर्शन,
ये हो गया 2 पोर्शन। वैसे हेम बर्गर तो नहीं दिख रहा है कहीं। अरे वाह, मैंने पहली बार सही ब्रेन बना दिया। ठीक, सही लग रहा है यार ये तो। अच्छा देखो, मेरा ब्रेन है, ये लेफ़्ट है, ये राइट है, ये राइट है, ये लेफ़्ट है ना। फिर मैं उल्टा मुड़ गया, पर मैं देखूँगा तुम्हारी तरफ तो फिर ये राइट है और ये क्या है, लेफ़्ट है। ये लेफ़्ट है, लेफ़्ट, और ये क्या है, राइट। तो यहाँ से जो सिग्नल ओरिजिनेट हो रहे होंगे, ये मैं थोड़ा ऐसे एक्स्ट्रा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो वैसे ब्रेन के ऊपर जो एक लेयर होती है, उसको ग्रीन कलर से बना देता हूँ यार मैं। थोड़ी कलाकारी मैं भी सीख लूँ, ज़रूरत पड़ेगी आगे चल के। ये जो लेयर है ऐसी, इसे हम क्या कह देते हैं, क्रेनियम कह देते हैं, और क्या कह देंगे, बोनी बॉक्स, जिसके अंदर ब्रेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये सब जो होते हैं ऐसे ऐसा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, हम इसको क्या कहते हैं, मेनिंजेस। ठीक है, और एक ब्रेन का पोर्शन दूसरे ब्रेन के पोर्शन से जो कनेक्टेड हो रहा है, ठीक है, राइट पोर्शन लेफ्ट पोर्शन से जो कनेक्टेड हो रहा है, इसको हम क्या कह देते हैं, ये फॉर नॉलेज है, कॉर्पस, कॉर्पस कह लो, ठीक है। जॉइंटर होता है ये राइट पोर्शन को एंड लेफ्ट पोर्शन को ब्रेन के। ठीक है, तो ऐसे चलता है। अब क्या होता है कि जो किसी में भी अगर कोई चीज़ सिग्नल्स का इम्पेयरमेंट आ रखा होता है, जैसे देखो किसी की आँख तेज क्या बोलूँ मैं, आँख तेज तो नहीं कह सकता मैं, किसी का स्मेल वाला पोर्शन जो है बहुत ज़्यादा तेज है, तो उसका जो नाक वाला पोर्शन होगा ना, नाक वाला पोर्शन है ना, कोई बहुत ज़्यादा बोलता है, किसी के बहुत ज़्यादा हाथ काम करते हैं ना, तो वो वाला एरिया जो होता है ना, वो ब्रॉड हो जाता है ना, डेवलपमेंट के थ्रू वो ब्रॉड हो जाता है, ताकि वो बेटर फंक्शन कर पाए। ठीक है, ताकि इन सब एरिया के क्या हो पाए, बेटर फंक्शन हो पाए, है ना। तो वो देखने को हमें मिलता है इसमें। ठीक, तो उसके हिसाब से फिर बॉडी क्या करती है, काम करती है। ब्रेन के पास जो सिग्नल लेके जाता है कोई भी, है ना, ब्रेन के पास अगर कोई सिग्नल लेके जा रहा है तो उसे हम क्या कह देते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, है ना। और ब्रेन्स के थ्रू जो सिग्नल आ रहा है, उसके थ्रू जो हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड, उसे हम क्या कह देते हैं, मोटर न्यूरॉन, है ना। तो ऐसे काम चलता है। दिख रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि कम दिख रहा, मोटर न्यूरॉन। तो ऐसे काम चलता है। ठीक, मुझे लगता है मैं थोड़ा बहुत क्लियर रहूँगा। आपके मतलब कोर्स में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा इसको मैं पिक्टोरियल बता देता हूँ कि आगे वाले पोर्शन को, अगर मेरा मुंह इस तरफ है, ठीक है, अगर मेरा मुंह इस तरफ है तो उसको हम कह देते हैं फोर ब्रेन, बीच वाले पोर्शन को हम क्या कह देते हैं, मिड ब्रेन। ठीक, और पीछे वाले पोर्शन, पीछे वाले नहीं, नीचे वाले पोर्शन जो कि नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पोन्स, मेडुला से कनेक्ट हो रखा है, उसको हम क्या कह देते हैं, हिंड ब्रेन। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर रहेगा। वो नहीं क्लियर हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको जो भी डाउट्स है। मैं एक और बता देता हूँ, फोर ब्रेन से हम थिंकिंग को डेवलप करते हैं, जिसका पोर्शन होता है सेरिब्रम। एक और बार लिख भी देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, सेरिब्रम। ठीक, मिड ब्रेन से जनरली इनवॉलेंट्री एक्शंस वगैरह को कंट्रोल करा जाता है। ठीक है, और हिंड ब्रेन से जनरली क्या होता है, जिसके पोर्शन पोन्स, मेडुला, ओब्लंगेटा, और क्या, पोन्स, पोन्स लिख रहा हूँ, पोन्स, बताओ हद हो गई, पोन्स। ठीक, तो ये सब फर्दर देखने को मिलता है, इसी हिंड ब्रेन का ही पोर्शन होता है जिसे हम कहते हैं सेरिबेलम, बैलेंस मेंटेनेंस। दोबारा बता रहा हूँ, ये मैं बता दो, मैं पहले भी चुका हूँ, मुझे लगता है कि क्या पता वो आपको क्लियर ना रहा हो। थिंकिंग, सेंस ऑर्गन्स, सॉरी सेंसरी वगैरह, स्मेल, साइट, देखना, सब कुछ इसी में इंक्लूड होता है। ठीक है,
और इनवॉलेंट्री एक्शन वगैरह, और बैलेंस और मेंटेनेंस पोस्चर का वो काम कौन करता है? ये करता है। ठीक, यहाँ तक मुझे लगता है क्लियर रहा होगा। अब आगे हम प्लांट में ये आगे क्या करेंगे, प्लांट में मूव करेंगे इसमें। ठीक है, चलो यहाँ से मैं एक बार हट जाता हूँ, आपको देखने देता हूँ कि कैसा दिखता है ये। तो अब जो हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो जनरली क्या करने वाले हैं, मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे हम, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में। ठीक, तो मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि मेरी खोपड़ी ख़राब करता है लिखने पे। ऐसे ही बताऊँगा मैं, बिना लिखे, बिना प्लान्ड। तो क्या होता है प्लांट्स में जो मूवमेंट होगा, आपने कभी वो एग्जांपल सुना है, छुई मुई के एग्जांपल सुने हैं? छुई मुई, टच मी नॉट प्लांट है ना, उसको हम छूते हैं तो उसका जो मूवमेंट होता है वो मुरझा जाता है, मतलब बंद कर लेता है अपने फ्लावर्स को, अपना सब कुछ क्लोज कर देता है ना। एक ऐसे ही एक और प्लांट होता है जो कि टच पे ही रिस्पॉन्स करता है, जिसको वीनस फ्लैटरैप करते हैं, पर वो इंसेक्ट को पकड़ के खा जाता है, लेकिन करता तो रिस्पॉन्स वो किसी स्टिमुलाई पे ही है। स्टिमुलाई वो चीज़ होती है जिस पे कोई चीज़ रिस्पॉन्स करती है। ठीक है, हमने किसी को छेड़ दिया तो उस पर जो उसका रिस्पॉन्स होगा, तो स्टिमुलाई को छेड़ने के तौर पर ही ले लो आप। ठीक है, तो प्लांट्स में हमें क्या देखना है, सब क्लियर है ना? हाँ, ये मस्त सा पौधा है, एक पौधा नहीं, एक फूल है। ठीक है यार, फूल तो हरा होना चाहिए था, कोई नहीं, बीच वाला पोर्शन इसका हरा है। हमने इसको छू दिया है ना, छू दिया, ये 2 ही उंगली हैं यार, छोड़ो, छू दिया आपने इसको। ठीक, तो छूते के साथ ही आपको क्या देखने को मिला कि ये ऐसे हो गए इसके पौधे, मतलब इसका फूल जो है वो मुरझा गया, एक तरीके से क्लोज होने लग गया। तो हम क्या कहते थे, ये क्या हुआ कि ये इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, आपने इसको टच करा, आपने जो इसको टच करा, ठीक है, आपका टच करना इसके लिए कैसे काम करा, स्टिमुलस के तौर पे इसका काम करा, और उसमें इसने क्या करा, ये इसका क्या था, रिस्पॉन्स। ठीक है, आपका टच करना है, आपका छेड़ना, और उसके बाद ये इसका क्या रहा, रिस्पॉन्स रहा, ये मुरझा गया। तो ऐसे डिफरेंट प्रकार के हम रिस्पॉन्सेस के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो अब हम रिस्पॉन्स की स्टडीज़ करेंगे। ठीक है, क्या क्या प्रकार के रिस्पॉन्स हो सकते हैं जनरली प्लांट्स में। ठीक है, तो प्लांट्स में इसमें जो बता रखा है एनसीईआरटी में, वो जनरली 4 प्रकार के रिस्पॉन्स बता रखे हैं। उसके बाद थोड़ा हार्मोन के बारे में देखेंगे। ठीक, तो मैं लिख लूँ, कहीं भूल ना जाऊँ। तो रिस्पॉन्स सेकंड है हमारा हार्मोन। ठीक है, प्लांट हार्मोन, ना कि एनिमल्स हार्मोन, पता चला, पिट्यूटरी के बारे में बताने लगे। तो एक क्या होता है जो कि वाटर से रिस्पॉन्स होता है, वाटर से जनरेटेड रिस्पॉन्स है ना, तो उसे क्या कहते हैं हम, हाइड्रो जनरली है ना, हाइड्रो से जनरेटेड वाला रिस्पॉन्स। एक होता है ग्रेविटी, तो उसे क्या कहते हैं, जियोट्रॉपिक रिस्पॉन्स। ये हाइड्रोट्रॉपिक रिस्पॉन्स हो जाएगा, ग्रेविटी की वजह से जो होगा उसे हम क्या कह देते हैं, जियोट्रॉपिक। ठीक है, एक होगा कीमोट्रॉपिक। कीमोट्रॉपिक का मतलब केमिकल से नहीं है, जो इसमें बता रखा है वो जनरली बता रखा है कि पोलन ट्यूब का, ठीक है, ये पोलन ट्यूब जो है इसका ओव्यूल्स के पास आना। ठीक है, किसी और प्लांट्स के या अपने प्लांट्स के ओव्यूल्स, अपने प्लांट के तो ओव्यूल में पास ही है वो, पोलन ट्यूब का ओव्यूल्स के पास आना। ठीक है, उसे हम क्या कह देते हैं, कीमोट्रॉपिक कह देते हैं। ठीक, और एक और होता है फोटोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, जो लाइट की प्रेजेंस में हो रहा हो, है ना, जो किसी प्रेजेंस में हो रहा हो, लाइट की प्रेजेंस में हो रहा हो। ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, लाइट को जनरली हम सनलाइट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम जनरली सनलाइट बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप टॉर्च भी मारोगे तो भी ये रिस्पॉन्स करेंगे, क्योंकि ये फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स है। ठीक है, बाकी हाइड्रोट्रॉपिक बोले तो वाटर से काम कर रहा हूँ, जियोट्रॉपिक बोले तो ग्रेविटी से काम कर रहा हूँ। ठीक है, और ये स्टिमुलस जो हो सकते हैं और इनका जो रिस्पॉन्स हो सकता है वो कैसा हो सकता है, रिस्पॉन्स इसके प्रति अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है ना। किसी इंसान को छेड़ दोगे तो चाटा भी मार सकता है, नेगेटिव होता है या
पॉजिटिव होता है, और पलटने के बाद देख ले दोस्त है तो कुछ कहेगा भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो पानी से भी किसी चीज़ का रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। एक और होता है थिग्मोट्रोपिज्म, जो कि मैं छुई मुई बता दिया, थिग्मोट्रोपिज्म ये नहीं बताया। तो एक होता है क्या, थिग्मोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म ट्रोपिज्म होता है बेसिकली, मैंने ट्रॉपिक 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 लिख दिया, छोड़ो कोई नहीं, कीमोट्रोपिज्म रहने दो, जियोट्रोपिज्म हो जाएगा, हाइड्रोट्रोपिज्म हो जाएगा, वो समझ लेना आप। तो इसमें क्या होता है, इसमें टच, जिसमें टच मी नॉट, मीमोसा प्लांट की बात करते हैं ना, मीमोसा जो मुंह बना के रखता है मोमोज जैसा, ठीक, ऐसे ही बोला मैंने, उसका कोई मतलब नहीं है। तो टच वाले को हम क्या कह देते हैं, थिग्मोट्रोपिज्म कह देते हैं। ठीक है बच्चों, तो जनरली हमने कितने प्रकार के रिस्पॉन्स के बारे में देखा। वाटर के थ्रू होता है तो हाइड्रोट्रोपिज्म, ग्रेविटी के थ्रू जियोट्रोपिज्म, पोलन का ओव्यूल के पास आ जाना कीमोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिक्स लाइट के थ्रू होना, ठीक है, थिग्मोट्रोपिज्म टच के थ्रू होना। ये रिस्पॉन्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी ये रिस्पॉन्स देखे जा सकते हैं। अब हम मूव करेंगे किसकी तरफ, हार्मोन्स की तरफ मूव करेंगे, किसमें, प्लांट्स के हार्मोन्स में। तो जनरली हम ऑक्सिन के बारे में बात करेंगे, फिर जिबरेलिन के बारे में बात करेंगे, फिर साइटोकाइन के बारे में बात करेंगे। तो चलो देरी क्या करनी है, स्टार्ट करते हैं उनके बारे में बात करना। इसमें और भी प्रकार के रिस्पॉन्सेज होते हैं लेकिन आप में वो नहीं है, ठीक है, जैसे एपिनेस्टी वगैरह हो गया, और भी प्रकार के रिस्पॉन्सेज होते हैं लेकिन आप में इतना ही है। फिर एक हो गया वर्नलिज्म वगैरह हो गया, जो कि कोल्ड के थ्रू रिस्पॉन्स होता है ना। तो वो आपको अभी नहीं पढ़ना, वो बाद के रिस्पॉन्सेज है, मैं 11th वगैरह या 12th में आप उनके बारे में पढ़ोगे बायो में। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन के बारे में। ठीक है, तो प्लांट हार्मोन्स, एक बंदे का नाम क्या है, ऑक्सिन, सबसे बड़ा समझता है अपने आप को। फिर आता है जिबरेलिन, ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, साइटोकाइनिन, ठीक, तो स्पेलिंग देख लेना इसकी। और उसके बाद क्या आता है, एब्सिसिक एसिड, ठीक। तो ऑक्सिन भाई साहब की अगर हम बात करें तो एक ग्रोथ हार्मोन है, उस वैसे तो सभी ग्रोथ हार्मोन है सिवाय इसके, ये इनहिबिटरी इन नेचर है, ग्रोथ को रोकता है या रिटार्ड करता है, ठीक। स्टेम की ग्रोथ को देखता ही है, ठीक है। एपिकल डोमिनेंस करवाता है, ऊपर वाले पौधों को बढ़ाता है, मतलब जो फ्लावर वाले पोर्शन उनको बढ़ाता है, एपिकल डोमिनेंस, ठीक है। और सेल ग्रोथ करवाता है, प्लांट सेल की बात कर रहा हूँ, ठीक। जिबरेलिन क्या करता है, बोल्टिंग करवाता है, बोल्टिंग मतलब इंटरनोडल एरिया को बढ़ाता है। अब इंटरनोडल एरिया क्या होता है बताना पड़ेगा, है ना। तो देखो इंटरनोडल एरिया क्या होता है कि आपने बहुत बार देखा होगा, ऐसे दो ब्रांच के बीच में, फिर ऐसे, फिर यहाँ से कुछ निकल रखा है ना। तो इस वाले पोर्शन को जो इंक्रीज़ कर देता है, इनकी हाइट इंक्रीज़ कर देता है, एक प्लांट में इनकी हाइट, ये ऊपर प्लांट है जिसको बढ़ा देता है, उसे हम क्या कहते हैं, बोल्टिंग। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, बोल्टिंग। तो ये भी स्टेम की ही हाइट को तो बढ़ा रहा है ना, जो पोर्शन ज़मीन से ऊपर है उस पोर्शन को बढ़ा रहा है ना। और ये तो रूट ग्रोथ में भी काम आता है हमारा, क्या, ऑक्सिन रूट ग्रोथ को भी काम आता है ना, रूट ग्रोथ में। साइटोकाइनिन भी आता है। साइटोकाइनिन क्या करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है ना। अब सेल बड़े हो गए, डिवाइड होंगे, तभी तो फिर ज़्यादा सेल्स होंगे। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ग्रोथ को इनहिबिट करता है प्लांट्स में, ठीक। अब एक आता है रेशियो के ऊपर, वैसे सवाल आपका नहीं है, ये सवाल थोड़ा ज़्यादा लेवल का है, लेकिन अगर आप ये सीख जाओगे ना तो मुझे लगता है कि आपको ऑक्सिन और साइटोकाइनिन तो कम से कम कभी भूलेगा नहीं, ठीक। तो मैं एक रेशियो के ऊपर आपको बता देता हूँ, उससे पहले मैं एक और बार इसको रिपीट करता हूँ। ऑक्सिन क्या करता है, ग्रोथ देखता है, किसकी, रूट ग्रोथ देखता है, स्टेम ग्रोथ देखता है, एपिकल डोमिनेंस को बढ़ावा करता है, सेल ग्रोथ देखता है प्लांट सेल में, ठीक है। मतलब इसके रिस्पॉन्स में इसके साथ ही जैसे रूट ग्रोथ होता है तो ग्रोथ को जनरली देखता है, ठीक। ये इंटरनोडल एरियाज को बढ़ाता है, ठीक है, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच के बीच के स्पेस को, स्टेम को ही बढ़ा रहा है। ये सेल डिवीजन करता है, जो सेल ग्रोथ के बाद सेल डिवाइड करेंगे तभी तो किसी चीज़ का आकार बड़ा होगा, है ना।
एब्सिसिक एसिड क्या करता है, अगर कोई चीज़ नेगेटिव में है या प्लांट के लिए हार्मफुल है तो उस चीज़ को इनहिबिट करता है और ग्रोथ को रिटार्ड करके रखता है। ठीक है, अब मैं एक रेशियो के बारे में आपको बताऊंगा। वैसे जनरली और भी काम करते हैं, स्टोमेटल ओपनिंग में भी काम होता है इसका, एब्सिसिक एसिड का। ठीक है, प्लांट्स में स्टोमेटल ओपनिंग के तौर पे इसमें पोटेशियम का बहुत बड़ा हेल्प होता है, लेकिन उसके बारे में आपको अभी नहीं पढ़ना, आपको उसके बारे में 11वीं में पढ़ना है जब आप बायो लोगे तो, वरना नहीं। तो रेशियो के बारे में बता देता हूँ मैं। ऑक्सीजन टू साइटोकाइन, देखो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ बैचलर्स में बायो में पढ़ोगे, बैचलर्स में बायो में पढ़ोगे, मास्टर्स में भी पढ़ोगे, और ये पीएचडी तक ये चीज़ें अप्लाई होती है जो ये वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं। तो अगर आप ऑक्सीजन का लेवल अगर बढ़ेगा किसी प्लांट में और साइटोकाइनिन का लेवल जो है अगर वो कम होगा, साइटोकाइनिन का लेवल अगर कम होगा तो क्या होगा, प्लांट्स में रूट ग्रोथ को ज़्यादा देखने को मिलेगा, है ना, एपिकल डोमिनेंस देखने को मिलेगा। क्योंकि ये रेशियो जनरली क्या बताता है, ये दो चीज़ें बताता है कि सेल की ग्रोथ कैसी है और सेल का डिवीज़न कैसा चल रहा है ना। तो ये चीज़ ये बताता है, तो इसीलिए इसको पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आपको पता चल जाएगा इससे कि अगर ऑक्सीजन बढ़ेगा तो रूट ग्रोथ होगी, है ना, सेल का डिवीज़न जो होगा वो थोड़ा कम होगा, क्योंकि साइटोकाइनिन अगर कम हो रहा है तो दोनों अगर बराबर होंगे तो बैलेंस तरीके से काम चलेगा, रूट भी सेम बढ़ेगी, है ना, डिवीज़न भी सेम देखने को मिलेगा। ठीक, तो रूट शूट का रेशियो जो होगा वो सेम देखने को मिलेगा। ठीक, तो बस यही था, एक छोटा सा मैंने ऐसे ही बता दिया इसके रेशियो के बारे में। मैं और भी बता सकता हूँ इसके रेशियो के बारे में, लेकिन उसका कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि उसका इस्तेमाल अभी आपके किसी भी चीज़ में होगा नहीं, आपको तो जनरली इसके फंक्शंस को याद रखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, ह्यूमन हार्मोन्स के बारे में। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, ह्यूमन हार्मोन्स के बारे में अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो मैं एक बार डायग्राम बना लेता हूँ फिर देखता हूँ। तो बच्चों अब हम ह्यूमन हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा। तो जनरली ये एक रफ सा स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है। तो इसमें ये हाइपोथैलेमस हो गया, ये पिनियल ग्लैंड हो गया, ये पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, ठीक, ये थायराइड ग्लैंड हो गया, ये थाइमस ग्लैंड हो गया, ये किडनी के ऊपर वाला पोर्शन जो है ये एड्रेनल मेडुला हो गया, सॉरी एड्रेनल ग्लैंड, मेडुला तो इसका पोर्शन है, ये वाला पोर्शन पैंक्रियाज हो गया, ठीक, टेस्टिस हो गया, ये ओवेरीज हो गया। ठीक, तो मैंने एक ही डायग्राम में थोड़ा बहुत ये एलिब्रेट करा है कि जनरली क्या होता है कि हाइपोथैलेमस मैंने बताया था ये किसका पोर्शन होता है, हिंड बोन के साथ, हिंड के साथ कनेक्टेड होता है, हिंड ब्रेन के साथ। ठीक है, नीचे वाला पोर्शन जो होता है हाइपोथैलेमस के वो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड होता है, ये मास्टर ग्लैंड होता है। पीनियल ग्लैंड जो होता है वो सिक्रेशन वगैरह, मेलानिन वगैरह इन सब की सिक्रेशन में वो देखता है, नींद वगैरह आने के टाइम, मतलब थोड़ा उसमें टाइम में। ठीक, पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है वो आगे का स्ट्रक्चर दिखता है और पीछे का स्ट्रक्चर होता है थायरॉयड हार्मोन होता है। इसी की एक भयंकर चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं थायरोक्सिन, उसका सिक्रेशन चेक करता है। ठीक है, तो थायरोक्सिन का सिक्रेशन में किस चीज़ की एलिमेंट की ज़रूरत है, उसको हम क्या कहते हैं, आयोडीन की ज़रूरत होती है। ठीक है बच्चों, दूसरे मार्क को ले लेता हूँ। तो आयोडीन की ज़रूरत होती है किसके सिक्रेशन में, थायरोक्सिन के बनने में। ठीक है, और अगर ये आयोडीन इसको नहीं मिलेगा तो इससे कौन से डिजीज़ हो सकते हैं, ग्वाइटर हो सकते हैं, या कम मात्रा में मिलेगा तो कौन से डिजीज़ देखने को मिलेगी, डॉर्फिज्म देखने को मिलेगा, ज़्यादा में हो जाएगा तो गिगेंटिज्म मतलब जियांट देखने को मिलेगा। ठीक है, थाइमस जो होता है ये कहाँ पे होता है, अपवर्ड्स टुवर्ड्स, किसके अपवर्ड होता है, हार्ट के अपवर्ड इसको देखा जाता है। ठीक है, और एज के रिलेशन में इसकी साइज़ होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब कि जैसे जैसे एज बढ़ता जाएगा थाइमस का साइज जो है वो छोटा छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, जनरली थाइमस ही वो होते हैं जो कि टी सेल्स बनाते हैं। टी सेल्स कौन से होते हैं, जब अपने बोन मैरो के बारे में पढ़ोगे ना आगे चल के, तो बोन मैरो में आपको टी सेल्स, थाइमस सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स के बारे में जानने को मिलेगा। ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में बहुत अच्छी चीज़ सेल्स होते हैं, और इसी के सेल्स जो होते हैं वो वायरस को किल करने के टाइम पे काम में आते हैं। ठीक है, और बी सेल होते हैं वो, तो उसके बारे में ध्यान नहीं देना आपको, जनरली टी सेल भी जो है वो यही बनाता है। ठीक है, जो कि इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं। ठीक,
एक अंडरलाइन डाल देता हूँ सेपरेशन, ताकि आपको पता चले। एड्रेनल ग्लैंड के बारे में आपको मैंने बता ही दिया कि एड्रेनल ग्लैंड क्या करता है, किसको सिक्रेट करता है, एड्रेनलिन को, जो कि हार्ट बीट वगैरह जो बढ़ जाती है हमारी बॉडी में अगर इसका सिक्रेशन एक्सेस में देखने को मिल जाए, ठीक है। और इसी में दो पोर्शन और होते हैं जिसको हम कहते हैं एपिनेफ्रिन, और एक और कौन सा होता है, नोर एपिनेफ्रिन, ठीक। फिर पैंक्रियाज की बात करें तो पैंक्रियाज से कौन से दो हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। इसमें सेल्स होते हैं, जनरली सेल्स 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है अल्फ़ा, एक होता है बीटा, एक होता है डेल्टा, रख लेते हैं ना, ठीक। डेल्टा को ऐसे डिनोट करते हैं, जब आप 11वीं क्लास में जाओगे तो डी से नहीं करते। तो अल्फ़ा सेल से कौन सिक्रेट करता है, ग्लूकागॉन, ठीक है, जो कि ग्लूकोज की तादाद जो है वो ब्लड में बढ़ाता है। बीटा सेल से कौन सी चीज़ें सिक्रेट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंसुलिन, ठीक है। डेल्टा सेल से इनको रोकने के लिए एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं सोमैटोस्टैटिन, ये रिलीज़ होता है, ठीक है। ये सेल्स के प्रकार है जो पैंक्रियाज के सेल्स हैं ये, ठीक है, उनके बारे में बता रहा हूँ। ये क्या जनरली रिलीज़ करेगा, ग्लूकोज को, किस में, ब्लड स्ट्रीम में, मतलब खून में, ठीक। थोड़ा सेपरेशन देता हूँ, ये फंक्शन, ठीक। और इसमें क्या होता है, ये इंसुलिन का सिक्रेशन करता है, ठीक है बच्चों। और ये डेल्टा सेल जो होते हैं पैंक्रियाज में, ये किसका सिक्रेशन करते हैं, सोमैटोस्टैटिन का। फिर अगर हम इसकी बात करें टेस्टिस की और किसकी, ओवेरिस की, तो ये फीमेल में देखने को मिलता है और ये मेल्स में, ठीक है। तो इनके थ्रू दो हार्मोन से, मतलब इनके थ्रू भी हार्मोन होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, उसको हम क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और फीमेल्स में कौन कौन से, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, है ना, LH हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया, तो ये सब देखने को मिलता है। आपको इन सब के बारे में थोड़ा ब्रीफ में नहीं बता रखा अभी, इसमें ही ये बता रखा है, ठीक है। तो ये सब देखना, इसमें भी क्या होता है, LH होता है ना। और इसमें एक और होता है जिसको हम कहते हैं FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो जनरली यही सब मैंने इसमें लेसन में बता रखा है इन्होंने कि पिनियन ग्लैंड से क्या सिक्रेट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या सिक्रेट होता है, ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है। 7 प्रकार के ग्रोथ हार्मोन, इसमें से 2 का बता देता हूँ मैं। एक होता है प्रोलैक्टिन, जो कि जनरली जब लैक्टेशन पीरियड शुरू होता है वुमेन का प्रेगनेंसी के बाद, तो वहाँ पे देखने को मिलता है मिल्क के लिए। और होता है पार्चुरेशन के टाइम पे, ठीक है, लेबर पेन के टाइम पे, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। बाकी और भी प्रकार के ग्रोथ हार्मोन हैं जो कि रेगुलेट होते हैं। और पिनियल ग्लैंड से आप देख सकते हो, ये बर्ड्स में भी देखा जाता है पिनियल ग्लैंड्स, और हमारे में भी होता है। तो मैं क्लियर रहूँगा आपको कि इसका फंक्शन अभी मुझे थोड़ा कुछ क्लियर समझ में नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि मेलानिन ये सब वगैरह सिक्रेट करता है, जो कि सोने या स्लीपिंग हार्मोन के टाइम पे मेलानिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, इन सब का सिक्रेशन करता है। मेलानिन जनरली स्किन के पिगमेंट के तौर पे काम आता है, और जो सेरोटोनिन होता है वो स्लीपिंग हार्मोन होता है। और एक और होता है इसमें जिसको फील गुड हार्मोन कहते हैं, वो भी निकलता है। तो आप एक बार ये देखना इसका फंक्शन क्या है, ये होमवर्क में ले लो, कंफर्म बताना मुझे कमेंट में कि ये पिनियल ग्लैंड क्या करता है, ठीक। तो मैंने जैसे आपको क्लियर रहूँगा कि हाइपोथैलेमस बताया, पिनियल ग्लैंड बताया, पिट्यूटरी ग्लैंड बताया। इसका एक पोर्शन के ग्लैंड मैंने नहीं बताया है अभी, हार्मोन्स, ये दूसरे पोर्शन के ग्रोथ हार्मोन्स में हैं, जिसमें ग्रोथ हार्मोन है और दूसरा प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन है। थायराइड के थ्रू क्या होता है, वहाँ पे थायराइड ग्लैंड्स में थायरोक्सिन रिलीज होता है, ठीक है। और थायरोक्सिन के लिए क्या चाहिए होता है, आयोडीन चाहिए होता है, ठीक है। जो कि क्योंकि थायरोक्सिन और थायराइड ग्लैंड के थ्रू किस चीज़ का मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है हमको, फैट्स का हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स का हो गया, ठीक है, कार्ब्स लिख देता हूँ यहाँ पे, और प्रोटीन्स का। तो इनके मेटाबॉलिज्म देखने को मिलते हैं। अगर ये चीज़ प्रेजेंट नहीं होगी थायरोक्सिन, तो इनका मेटाबॉलिज्म जो है वो एरर हो जाएगा। तो उसकी वजह से मेलेनिज्म वगैरह की डिजीज़ हो सकती है। और कौन सी हो सकती है, हेमोसिस्टिन्यूरिया करके एक डिजीज़ होती है, वो हो सकती है। मैपल सीरम डिजीज़ हो सकती है। एलकैप्टोन्यूरिया करके एक डिजीज़ हो सकती है। ये डिजीज़ आपको बाद में पढ़ोगे, इनबॉरर एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म कहते हैं इन डिजीज़ को हम, ठीक है। तो ये सब हो सकते हैं। आयोडीन की कमी के कारण ये सब चीज़ें देखने को मिलती है, क्योंकि उससे थायरोसिन नहीं बन पाता। तो गोइटर जनरली जो हम देखते हैं घेंगा वगैरह हो जाता है ना। फिर वो वाला भी एक आता था कि एक चुटकी आयोडीन की कीमत तेरे 1 कप
₹1.25 के प्रसाद से भी कम है, ऐसा कुछ ब्रेक देखा होगा, ये सुना होगा अपने रेडियो में कभी आता था पहले। कम होगा तो डार्फिज्म ज़्यादा हो जाएगा तो जीएंट बन जाएगा, इसमें बहुत काफ़ी लंबा चौड़ा। थाइमस जो होता है वो एज के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है थाइमस ग्लैंड छोटा होता चला जाता है। इसलिए कहते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है बच्चों में इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, बूढ़ों में इम्यूनिटी कम देखने को मिलती है, क्योंकि टी सेल जो होते हैं वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं। ठीक, फिर मैंने क्या बताया, एड्रेनल ग्लैंड के बारे में बताया कि एड्रेनलिन रिलीज करता है जो फ्लाइट और फाइट हार्मोन होता है, जिससे आपकी हार्ट बीट वगैरह जो होती है वो तेज़ बढ़ जाती है। ठीक है, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन इसी का एक पार्ट है। इसमें और भी इसके बहुत सारा पार्ट है, इसमें 3 पोर्शन हो जाता है, लेकिन उसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि जब हम अभी आपको उसके बारे में पढ़ना है नहीं, वो 11th का पोर्शन है। ठीक है, मैंने इसीलिए आपको इसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के बारे में नहीं बताया। वो डिफरेंस आप खुद देखना कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं, और इसमें इन दोनों में से डक्टलेस कौन सा होता है और डक्ट वाला कौन सा होता है, मतलब कि कौन सा डायरेक्ट सिक्रेशन करता है और कौन सा डक्ट के थ्रू सिक्रेट करता है। ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड तो लीवर है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक, उसके बाद मैंने आपको पैंक्रियास के बारे में बताया, जो कि ये वाला स्ट्रक्चर जो दिखा रखा है मैंने, ये पत्ते जैसा, इसको पैंक्रियास कहते हैं। इसके अंदर इंसुलिन बीटा सेल सिक्रेट करते हैं, ग्लूकागॉन जो होते हैं वो अल्फा सेल सिक्रेट करते हैं, सोमेटोस्टेसिन डेल्टा सेल सिक्रेट करते हैं। मैंने आपको पैराथायरॉयड हार्मोन के बारे में नहीं बताया, जो कि आगे का पोर्शन हमें फ्रंट में जो दिखता है। जनरली क्या होता है, पैराथ हार्मोन जो होता है वो हार्मोन कैल्शियम के रेगुलेशन को देखता है ब्लड में। ठीक है, तो ये बताएगा कि कैल्सिटोनिन और एक होता है पैराथ हार्मोन, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली काम करते हैं। तो एक का काम क्या होता है कि ब्लड में कैल्शियम को मेंटेन करना, और दूसरे का काम क्या होता है कि बोन में कैल्शियम को मेंटेन करना। तो जैसे ज़रूरत होती है बॉडी को, अगर बॉडी को ज़रूरत है कि ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा चाहिए तो वो मसल से क्या करेगा, कैल्शियम को ले लेगा और किसको दे देगा, ब्लड को। और अगर मसल में कैल्शियम ज़्यादा चाहिए तो ब्लड से सारा कैल्शियम लेके, सारा नहीं मतलब मेजॉरिटी कैल्शियम लेके किसको ट्रांसपोर्ट कर देगा, किसको, मसल को कर देगा। तो कैल्सिटोनिन मतलब टोन मतलब जो बोन के लिए काम करता है, बोन्स को कैल्शियम से परिपूर्ण करता है, और पैराथार्मोन जो ब्लड को भरता है कैल्शियम से। तो ये से इनका फंक्शन चलता है, तो उसी में पैराथायरॉयड हार्मोन हमें देखने को मिलता है। मुझे लगता है कि मैं क्लियर रहूँगा। बाकी मैंने टेस्टिस के बारे में बताया कि इसमें टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट करता है, जिसके बारे में इस एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं बता रखा 10th के लेवल में। आगे तो बताइए यार ढंग से 11th में। ओवेरीज में एस्ट्रोजन हो गया, प्रोस्टेजन हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया, है ना, जो कि इनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल को मेंटेन करते हैं। ठीक, तो वैसे ही रिप्रोडक्टिव साइकिल को मेल्स में टेस्टिकल्स के थ्रू मेंटेन किया जाता है। ठीक, तो मुझे लगता है कि मैं आपको यहाँ तक तो क्लियर रहूँगा कि क्या क्या काम ये बॉडी में ऐसे करता है। ठीक है बच्चों, तो इस लेसन में जनरली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमने शुरुआत कैसे करी, हमने शुरुआत करी ब्रेन से, नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा। नर्वस सिस्टम में क्या देखा हमने, जनरली नर्व का, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा, एक्सोन, डेंड्राइट्स, ये सब देखे। न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के बारे में हमने बात नहीं करी, लेकिन बता देता हूँ। जब एक न्यूरॉन और एक मसल कॉन्टैक्ट में आते हैं, उस जंक्शन को जहाँ से सिग्नल जा भी सकता है, सिग्नल आ भी सकता है, उसको कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक, जंक्शन उसी को कहते हैं जहाँ से कोई चीज़ आ भी सकती है और जंक्शन से जा भी सकते हैं। जैसे ट्रेन में आपने देखा हो कि ये जंक्शन है या वो जंक्शन है, जैसा भी जंक्शन है। ठीक है, और फिर उसके बाद उसके स्ट्रक्चर देखने के बाद हम किस तरफ मूव करा, हमने ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखा कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन कैसे काम करते हैं, थिंकिंग स्किल्स किसके पास होती है, पोस्चर को मेंटेन कौन करता है, इनवॉलंटरी एक्शन को कौन देखता है, वॉलंटरी एक्शंस को कौन देखता है। उसके बाद फिर हमने क्या से थोड़ा प्लांट्स हार्मोन्स के बारे में देखा। ठीक, प्लांट हार्मोन के बाद फिर हमने जनरली प्लांट के थोड़ी रिस्पॉन्स पे देखा, उसके बाद प्लांट हार्मोन पे मूव करें हम। उसके बाद फिर ये एनिमल हार्मोन का जो ये डायग्राम बना रखा है वो वही एक छोटे से स्ट्रक्चर में मैंने इसको, क्योंकि यहीं तक दिखता है इसमें, तो थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। ये टेस्टिकल है, टेस्टिस, तो इस पर हमने यहाँ तक का डिस्कशन इसमें देखने को मिला। ठीक है, तो यही जनरली हमने ये पूरा एक छोटा सा ब्रीफ लिया इसमें। अब मुझे नहीं लगता कि आपको लेसन में कोई दिक्कत होनी चाहिए। अगर आप खुद से भी एक रीडिंग मारोगे तो आपको मुझे लगता है मोर देन 80% या 90% आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि 100% तो कोई भी चीज़ भी यूटिलाइज होती ही नहीं है कभी भी। तो 100% या परफेक्शन के लिए हम नहीं चलते, क्योंकि क्या ही करना परफेक्ट होके, गलतियाँ करेंगे तभी तो फिर सुधारेंगे उसको, है ना। तो मुझे लगता है आपको यहाँ तक क्लियर रहा होगा। अब नेक्स्ट लेसन जो है वो उसका मतलब कंटिन्यूएशन में ही बायो का पूरा करूँगा, उसके बाद फिर आगे देखते हैं आगे फिर क्या करना है। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है मैं क्लियर रहूँगा। आप इसकी एक बार क्लियर व्यू देख लो। ठीक है बच्चों, फिर हम अब आगे मिलेंगे।